So imagine a spring like this, एक spring है एंड स्प्रिंग के नीचे हम लोगों ने मास लगाया हुआ है। ये मास ऊपर नीचे और ऑसिलेट होता रहता है। ये वाले केस में इतना सा जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये बताता हूँ कि ये रहा, अब दिखेगा, इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। वैसे नीचे भी ये जो भी डिस्टेंस आएगा उससे भी एम्पलीट्यूड ही बोलते हैं। ये दोनों हमेशा सेम ही होते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन ईदर साइड ऑफ मीन पोजीशन, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अब मान लो कोई एक पॉइंट पे अगर ये मास इधर है, ठीक है, ये मास अभी स्पेसिफिकली ये पॉइंट पे, थोड़ा अलग कलर में बताता हूँ, ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो बताओ वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, बताओ स्पेसिफिकली ये पॉइंट पे हो तो ये ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा? बताएगा कोई आंसर? जैसे रोटेट होता रहता सर ये तो डिपेंड कर रहा है रोटेशन ऊपर। ओके, मोशन पे डिपेंड करेगा, यानी कौन सी चीज ऐसी है जो इसको बता सके कि ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? क्या फाइंड करेंगे तो पता चल जाएगा कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? डायरेक्शन ऑफ द सर्कल, मतलब और कौन सा डायरेक्ट मोशन। वो कैसे पता चलेगा? तो सी मीन पोजीशन। ये जो ड्रॉ किया हुआ है इसे बोलते हैं एसएचएम, क्या बोलते हैं, सॉरी एसएचओ, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑसिलेट हो रहा है, दैट टाइम वी आर इमेजिंग रेफरेंस सर्कल। ये क्या होता है, हम लोग इसको रेफरेंस सर्कल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रेफरेंस सर्कल। ये रहा, इसे बोलते हैं रेफरेंस सर्कल। रेफरेंस सर्कल में अगर जैसे मान लो पार्टिकल ये वाले पॉइंट पे है, देन देयर आर टू प्रोबेबिलिटीज। यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी है, वो इन दोनों में से किसी भी एक पॉइंट पे हो सकता है। कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट। इट मे बी एट दिस पॉइंट, यहाँ पे हो सकता है, या फिर पार्टिकल यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई बोल दे कि भाई चलो इस केस का फेज, ध्यान देना, फेज इज 60 डिग्री। ध्यान देना, अगर इसका फेज है 60 डिग्री तो 60 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। चलो अब हमारा जो एस एच ओ है, इट ऑलवेज ऑसिलेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, ये हमेशा ऐसे ही जाता है। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा होगा? देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट से जो भी नीचे की तरफ। पार्टिकल, ये तो ऊपर की तरफ जाएगा, दिस पार्टिकल विल गो अपवर्ड्स, सर ये नीचे नहीं। पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा, तो इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर वो ऊपर की तरफ जा रहा है। और उसकी पोजीशन क्या होगी? मीन पोजीशन। सी दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन, इज कॉल्ड मीन पोजीशन। ठीक है, तो वो कहाँ होगा, उसकी पोजीशन कहाँ होगी? जो मीन पोजीशन है उससे ऊपर होगी। और कहाँ जा रहा होगा? ऊपर ही जा रहा होगा। ओके, वैसे ही अगर कोई बोल दे कि भाई फेज है मान लो 300 डिग्री, तो मतलब पोजीशन कहाँ होगी? मीन पोजीशन से ऊपर या नीचे? और कहाँ जा रहा होगा, ऊपर या नीचे? दो आंसर देने हैं। पहले बताओ पोजीशन कहाँ होगी? फेज दिया हुआ है 300, बताओ कहाँ पोजीशन होगी उसकी? फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट, चलो सही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट यानी मीन पोजीशन से ऊपर या नीचे? नीचे हो गया। नीचे। और कहाँ जा रहा होगा बताओ? फोर्थ क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ जाते हैं? नीचे। हाँ, यहाँ से जाएगा ना, लाइक दिस, ऊपर की तरफ जाएगा ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में इट विल गो अप, ठीक है। तो if its phase is 300 degree, its position is below the mean position, और कहाँ जा रहा होगा? towards the mean position। अगर ऐसा होता, फेज दिया हुआ है
190 डिग्री, तो 190 डिग्री पे उसकी पोजीशन कहाँ होगी? मीन पोजीशन से तो नीचे ही होगी, ठीक है, इट विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये 190 डिग्री यानी 180 से थोड़ा ज्यादा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, वो कंफर्म है। और कहाँ जा रहा होगा? तो इट विल बी गोइंग डाउनवर्ड्स, कि यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा होगा, लाइक ओके। तो ये जो है वो बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन देता है। जो एंगल्स होते हैं ना, एंगल से हमको पता चलता है कि उसका फेज कितना है, ठीक है। चलो अब ये बताओ कि वेव वाले केस में वी हैव वेव्स लाइक दिस, थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखो अगर ऐसा दिया हो, पहला केस में ड्रॉ कर रहा हूँ, इफ इट इज लाइक दिस, ये वैसी है, ये वैसी भी है, ये ऐसी भी हो सकती है, एंड इफ इट इज लाइक दिस, एंड लाइक दिस। चलो बताओ ये सब केस में इसके क्या फेज होंगे? आई एम टॉकिंग अबाउट इनिशियल फेज। सबके इनिशियल फेज क्या होंगे? चलो फर्स्ट का बताओ, फेज क्या होगा फर्स्ट वाले का, इनिशियल फेज? मतलब एंगल। हाँ यस, इनिशियल फेज कितना होगा यहाँ पे? इनिशियल फेज यानी इनिशियल पोजीशन कहाँ होगी और किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, यानी एंगल ही होगा, एंगल से ही पता चल जाएगा। तो फर्स्ट के लिए एंगल कितना होगा? तो देखना कैसे है, ध्यान देना। देखो ये जो है ना, ये वाली लाइन इट इंडिकेट्स द मीन पोजीशन, ठीक है। स्टार्ट कहां से हो रहा है? एग्जैक्टली यहाँ से हो रहा है, ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है देन वी हैव ट्रू प्रोबेबिलिटीज। ध्यान देना, मीन पोजीशन है, ठीक है, मीन पोजीशन से अगर स्टार्ट हो रहा है वी हैव टू प्रोबेबिलिटीज, ये हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है या फिर 180 हो सकता है। ये समझ में आ गया? अगर ये मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा हो, देखो यहाँ पे, देन वी हैव टू प्रोबेबिलिटीज। द फेज में बी पाई यानी 180 डिग्री, या फिर फेज हो सकता है 0, 360 तो हम लोग नहीं बोलते जनरली, तो 0 हो सकता है। मतलब 180 और 0 में से कौन सा सिलेक्ट करेंगे हम लोग फर्स्ट केस के लिए? बोलो जल्दी से, इन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट जीरो। करेंगे? यस, 0। क्यों? क्योंकि व्हाई नॉट वो 180? ऊपर जाता है ना, मतलब वेरी गुड, जीरो ऊपर है। जा रहा है। देखो 0 मीन पोजीशन से स्टार्ट होकर ये कहाँ जा रहा है? देखो ये वाली वेव, वेट 1 मिनट, ये वाली जो वेव है ना वो जा रही है ऊपर, ठीक है। ऊपर जाने का मीनिंग क्या हुआ? ऊपर कौन से क्वाड्रेंट में जाता है? इट ऑलवेज गोज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऊपर जाते हैं, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ऊपर जाता है, बट मीन पोजीशन से स्टार्ट होके ऊपर जा रहा है यानी इट विल बी 0, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर होगा 0, ठीक है। तो ये केस हो गया, ठीक है। अब सेकंड केस के लिए देखते हैं। बताओ ये वाले सर केस के लिए आवाज बहुत कपाई है। ओके सॉरी। चलो ये वाले केस के लिए क्या होगा? अभी सही है? हाँ। ये वाले केस के लिए क्या होगा? फेज कितना होगा? दिस इज एग्जैक्टली लाइक दिस,
ठीक है, एक ही लाइन में सब कुछ। 270. देखो पहले ये देखो स्टार्ट कहां से हो रहा है, स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, एक्सट्रीम ऊपर वाला पॉइंट दिख रहा है, मीन पोजीशन से ऊपर एक्सट्रीम ऊपर वाला पॉइंट। मीन पोजीशन से, ये रही मीन पोजीशन, इससे ऊपर एक्सट्रीम वाला पॉइंट कितना है, 90 है ना। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हाँ 90. 90। मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर मैक्सिमम है, therefore it will be 90। तो ये वाले केस के लिए फेज होगा phi is equal to 90 डिग्री टू इनिशियल हाँ फेज। बहु आवाज कपाय છે. हजी आवाज कपाए छे, सर आधा तो सुनाई नहीं दे रहा। हाँ ऐसा है। ठीक है, चलो मैं कुछ अरेंज करता हूँ, रुको। अभी भी तो इस तरह के सारे फेज हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना, कैसे याद रखना है, मीन पोजीशन से कहां से स्टार्ट हो रहा है वो देखो कि मीन पोजीशन से ऊपर से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होकर तुरंत नीचे इट विल बी सेकंड क्वाड्रेंट। एग्जैक्ट मीन पोजीशन हो तो दो फेज हो सकते हैं, या तो 0 हो सकता है या तो फिर पाई हो सकता है। एग्जैक्ट मीन पोजीशन से स्टार्ट होकर नीचे जा रहा है अगर, तो वो पाई होगा। ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मीन पोजीशन से थोड़ा सा नीचे, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, दिस विल बी थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, वैसे ही ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट, ये होगा 3π/2। समझ में आ गया फेज से क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर फेज पता हो तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये फिर जैसे अगर मैं फिर से दे देता हूँ, इफ इट इज 3π/3, ठीक है, ऐसा दिया हो, व्हाट विल बी इट्स फेज, यानी कहाँ से स्टार्ट होगा और कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। थर्ड क्वार्टर में आता है. यस, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं, ऐसे वो स्टार्ट होगा 180 डिग्री से। ठीक है, 180 डिग्री यानी पाई होता है, यानी मीन पोजीशन से स्टार्ट हो गया होगा और तुरंत ही स्टार्ट होते ही नीचे चला जाएगा। तो स्टार्टिंग में कई રીતે ખબર પડી કે where will it start from? हाँ, ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થશે એ કઈ રીતે ખબર પડે? जो पाई इज इक्वल टू 3π/3, 3 कट हुआ, पाई इज इक्वल टू पाई, पाई इज इक्वल टू पाई कहाँ पे होता है, देखो 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π, तो पाई यानी यहाँ पे हो गया ना, અને 3π/4 હોત તો 3π/4 यानी कितना होता है, 3 इंटू पाई यानी 180 डिग्री मान लेता होता है, और ये होता है 4, क्या होगा, दिस विल बी गेन 4 4 द 16 एंड 45 हो जाएगा। 45 इंटू 3 कितना होता है, 135। 135 कौन से क्वाड्रेंट में होता है, इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, यानी इस वाले का ग्राफ 3π/4 का ग्राफ ऐसा होगा। मीन पोजीशन से ऊपर से स्टार्ट करना है और सेकंड क्वाड्रेंट है तो तुरंत ही नीचे आएगा, यानी ग्राफ ऐसा होगा। तो मतलब 90 से स्टार्ट होगा, हम्म, तो 90 से स्टार्ट होगा ना? नहीं 90 से स्टार्ट नहीं होगा, 90 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, 90 अच्छा यहाँ हाँ हो जाएगा। 90 विल बी हाँ लाइक हाँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, वो ये लाइन के साथ कनेक्ट करेगा, यहाँ से उसे थोड़ा सा नीचे होगा। देखो यहाँ पे डिफरेंस है, ये है ना, ये 90 है, कहाँ गया, दिस इज 90, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्सट्रीम से और वापस वहां तक ही आता है, बट जबकि देखो ये वाले केस में ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ. चलो तो वापस देख लेते हैं फेस क्या होता है और फेस कहाँ काम आता है। फेस फेस क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ रोटेटिंग वेक्टर। ठीक है, एक ऐसा वेक्टर जो रोटेट होता है, और ये क्यों काम आता है, अल्टरनेटिंग करंट में। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है, इट इज लाइक दिस, इज एन अल्टरनेटिंग करंट। अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाता हूँ तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखो ये वाले पॉइंट पे
ओके 0 है तो ये पॉइंट 0 पे ही आएगा। फिर जैसे जैसे ये आगे जा रहा है उसका फेज इंक्रीज होगा ना, तो देखो इसमें अगर मैं फेज लिख देता हूं तो ये 0 फेज होता है, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2, सॉरी हाँ सही है, और ये होता है पाई, 2π, 2π। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे वेक्टर आगे जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, उसका जो फेज है वो चेंज होता रहेगा। तो वेक्टर इनिशियली ऐसा है, जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे रोटेट भी हो रहा है, और जब 90 पे आएगा तब मैक्सिमम होगा, फिर ये कम होके वापस यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे बढ़ेगा, फिर कम होके 0, यहाँ पे बढ़ेगा, फिर कम होके 0, फिर ऐसे भी पूरा वेक्टर रोटेट होता रहेगा। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर मान लो ये वाला वेक्टर इधर है, ठीक है, अगर ये वाला पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है, तो व्हेन इट इज एट दिस पोजीशन, बताओ ये वेक्टर कहाँ पे होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, बताओ जल्दी से। यहाँ पे है, कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वार्टर। वेरी गुड, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। कैसे पता चला? देखो मीन पोजीशन ये वाली लाइन से ऊपर है, मीन पोजीशन से ऊपर, और स्टार्ट होके कहाँ जा रहा है, तुरंत नीचे, तो ये होगा, इट विल बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में बट कहाँ पे होगा, लेंथ उसका ऐसा होगा यहीं पे, लाइक दिस। कैसे करना है, इसके साथ जोड़ के करना है, लाइक दिस। तो यहाँ पे ये वाली लाइन पे ही होना चाहिए वो वाला वेक्टर, और यहाँ लाइक, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ऐसा होगा। ठीक है, फिर जब ये नीचे आएगा, जैसे मान लो अगर ये आगे जाके इस पॉइंट पे आ गया, तो उस पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, वापस से यहाँ से कैसी लाइन ड्रॉ करो, और ये जो अपना वेक्टर है वो नीचे आ जाएगा, लाइक ये ऐसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ये वेव ऊपर नीचे होती रहेगी वैसे वैसे अपना वेक्टर जो है वो रोटेट होता रहेगा। मान लो कि सपोज यहाँ पे आ जाता है, तो कहाँ होगी इसकी पोजीशन, बताओ जल्दी से। फोर्थ क्वार्टर मीन अथवा तो पोजीशन पे 0। होगी, मीन हाँ पोजीशन पे, और कितना होगा, कहाँ से स्टार्ट होके ऊपर जा रहा है, तो 0 हो जाएगा, यानी ये ऐसा हो जाएगा, लाइक दिस पॉइंट पे आ जाएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे वेव आगे बढ़ती है वैसे वैसे ये वाला वेक्टर रोटेट होता रहता है, तो और इसी को बोलते हैं फेजर, इज कॉल्ड फेजर। ठीक है, क्यों फेजर? बिकॉज यहाँ पे वेक्टर तो है ही, ओके वेक्टर है, और वेक्टर का अगर मान लो मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट रहता है, और फिर भी इसका एंगल जो है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे रोटेट होगा वैसे उसका हर एक पॉइंट पे एंगल चेंज होता रहता है, एंड सच अ टाइप ऑफ रोटेटिंग वेक्टर इज कॉल्ड अ फेजर। तो फेजर का कैसे काम करेंगे हम, कैसे यूज करने वाले हैं? मान लो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है, और इसी की लाइन है यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। देखो जैसे करंट का इक्वेशन क्या होता है, आई इज इक्वल टू, सॉरी वोल्टेज का इक्वेशन देखते हैं पहले, V इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, याद है? वैसे अगर मैं V इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी का ग्राफिकल अगर मेथड में बनाऊं, यानी ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये रहा उसका ग्राफ। दिस मच एंगल, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला एंगल होगा ओमेगा इंटू टी, और ये जो मैंने बनाया दिस इज वोल्टेज। बताओ जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, एंगल
बढ़ेगा या कम होगा? बोलो। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा बढ़ेगा। वैसे वैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट पे ऐसा जाएगा फिर नीचे जाएगा, लाइक दिस। ओके, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ साइन कर्व का, साइन का ग्राफ कैसा होता है? ग्राफ ऑफ साइन इज लाइक दिस। तो थोड़ा इस तरफ ले आते हैं। मजा नहीं आया, चलो चलेगा। ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया वो साइन का है, साइन का ही है, ऐसे कैसे पता चला? बिकॉज जब ये वैल्यू जीरो हो तो साइन जीरो जीरो होता है, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन। यहाँ पे जो है हम लोग लेंगे ओमेगा टी, तो ओमेगा टी का ग्राफ है। अगर वोल्टेज इतना हो तब ये ग्राफ कौन से पॉइंट पे होगा? इट मे बी एट दिस पॉइंट। बहुत ऊपर बना दिया हम लोगों ने, ग्राफ थोड़ा छोटा करना पड़ेगा बिकॉज ये सिंक्रोनाइजेशन में होना चाहिए। क्या सिंक्रोनाइजेशन में? ये लेंथ है ना, जो ये वाली लेंथ है, लेंथ, तो यहाँ पे इतनी ही होनी चाहिए। cannot change the length। थोड़ा ग्राफ जो है ये वाला थोड़ा बड़ा बनना चाहिए, ऐसा, ठीक है। बस ये जो है ना वेक्टर रोटेट होके जब वापस इधर आएगा, लाइक इधर आएगा जब, ओके, एट दैट टाइम उसकी पीक वैल्यू यहाँ पे इसके साथ कोइंसाइड होनी चाहिए। कहाँ पे? इधर, ऐसा कोइंसाइड होना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू के साथ, ओके। ये नहीं हो रहा है तो इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। थोड़ा नीचे ले आते हैं। So when जब ये इस पॉइंट पे हो, ओके, दैट टाइम वोल्टेज जो है वो इधर होगा, ओके। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती जाएगी। In such a manner we can draw a phasor। ठीक है, तब जब ये इधर हो तब वो उधर होगा। When the voltage reaches at this point, जैसे ऊपर वाले पॉइंट पे, तो फेज हो जाएगा इतना, ठीक है, मैक्सिमम हो जाएगा। और फिर वापस से जब ये नीचे आएगा तब ये वाली लाइन भी वापस से नीचे उसके साथ घूमती रहेगी। So at some instant of time वोल्टेज इतना है, ठीक है। मतलब करंट का क्या होगा? व्हाट अबाउट करंट? I is equal to V by R होता है ना। तो I क्या हो जाएगा? It will become Vm by R, tan of omega t। ये जो आंसर होगा करंट का आंसर, मान लो R ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत है, तो अगर रेजिस्टेंस ग्रेटर देन 1 हो तो करंट क्या होगा? देखो, रेजिस्टेंस ग्रेटर देन 1 तो करंट क्या होगा? वोल्टेज से ज्यादा या कम? बोलो। ये वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो करंट बड़ा होता है या वोल्टेज बड़ा होता है? वोल्टेज। वोल्टेज। वोल्टेज बड़ा होगा। देखो, V इज इक्वल टू आई आर इज द इक्वेशन, लेकिन अगर R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली वोल्टेज विल बी ग्रेटर देन करंट। तो अगर वोल्टेज बड़ा है करंट से तो करंट का ग्राफ कैसा होगा एट द सेम टाइम? अभी करंट का ग्राफ बना रहा हूँ, ये रहा करंट, और करंट का ग्राफ भी देखो, करंट का ग्राफ भी कैसा? इट इज आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी।
ये भी है वो साइन का कर्व फॉलो कर रहा है बट वोल्टेज से थोड़ा कम, इसलिए इसका ग्राफ थोड़ा सा छोटा होगा। मान लेते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट ये वोल्टेज वाली लाइन को हटा देता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन होगा। अब मैं करंट का ड्रॉ कर रहा हूँ। जब करंट इधर हो तो ये इधर आएगा मैक्सिमम वैल्यू। इसी ग्राफ में मैं करंट का बना देता हूँ। इसी द ग्राफ ऑफ करंट, ठीक है। और ऊपर वाला जो ग्राफ है वह है वोल्टेज का ग्राफ, ठीक है। तो ये वाले केस में करंट की वैल्यू भी लाइक वोल्टेज जैसे रोटेट हो रहा है, वेक्टर इसका फेजर रोटेट हो रहा है, वैसे ही इसका भी ऐसा रोटेट होता रहेगा, ठीक है। इट विल रोटेट लाइक दिस, ठीक है। करंट भी ऐसे ऐसे रोटेट होता रहेगा एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम। जब करंट मैक्सिमम हो तब ये वाली वैल्यू भी हमको यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगी, गेटिंग मैक्सिमम वैल्यू ये। ये ग्राफ समझ में आया। देखो जब वोल्टेज का ये वाला पॉइंट हो, ठीक है, वोल्टेज जब इतना हो तब करंट कितना है तो वो इतना है, ठीक है। अगर फेज वाइज देखे जाए तो दोनों का फेज सेम आएगा, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट पे जैसे ये मैक्सिमम वाला पॉइंट इधर है, ओके, इसका मैक्सिमम वाला पॉइंट इधर है, कि इन दोनों पॉइंट पे अगर हम लोग फेज देखें तो विल गेट द सेम फेज, ओके। हमको फेज की वैल्यू सेम मिलेगी। फेज की वैल्यू सेम मिलने का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ नीचे की तरफ, ओके, तो आई विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ ओमेगा टी, ओके। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट्स। इसमें मैंने आपको फेजर बता दिया, फेजर डायग्राम क्या होता है। अब सीधा हम लोग सर्किट सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। वी हैव 5 to 8 डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट, जिसमें एल और सी का कॉम्बिनेशन होता है, सिर्फ आर होता है, सिर्फ एल होता है। तो पहली 2-3 सर्किट है उसमें आपको प्रॉब्लम होगी समझने में, फिर धीरे धीरे आगे की सर्किट करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करें सर्किट। The first circuit is that of circuit having only resistance. Circuit with only R, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है एग्जाम में, डिस्कस द एसी सर्किट हैविंग ओनली रेजिस्टेंस। तो आपको ये जो भी लिखने वाला हूँ वो सब लिखना है। सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। डायग्राम में क्या करना है, एक रेजिस्टेंस और एक अल्टरनेटिंग जनरेटर, ये बताना है, ठीक है। देन वोल्टेज की वैल्यू लिखनी है। V इज इक्वल टू कितना होता है, इट इज Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी भी हो सकता है और कॉस ओमेगा टी भी हो सकता है, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। देन वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ करंट। ये स्टेप बाय स्टेप ये सब याद रखना। करंट I इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज V बाय R, इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, ओके। इससे बोल सकते हैं इट विल बी Vm साइन ऑफ ओमेगा टी बाय R। ये हो गई करंट की वैल्यू, ठीक है। फिर आगे आएगा ऑपोजिशन, ऑपोजिशन ऑफर्ड। ऑपोजिशन ऑफवर्ड यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन है, तो ये है रेजिस्टेंस, ठीक है। इसकी वजह से ही करंट अपोज हो रहा है और कोई रीजन है नहीं। जैसे कैपेसिटर और इंडक्टर होता तो वो अलग तरह से अपोज करते करंट को, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही रीजन है, दिस ऑपोजिशन इज ऑफर्ड बाय रेजिस्टेंस। कौन से लॉ के हिसाब से, ओम्स लॉ के हिसाब से, according to Ohm's law they will causes of resistance, okay। अब ग्राफ
फेजर का ड्रॉ करना है, फेजर ग्राफ। फेजर ग्राफ में क्या करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर दो, जैसे ये एक्सिस और ये दूसरी एक्सिस ड्रॉ कर दी। उसके साथ ही उसी की लाइन में यहाँ पे यू ड्रॉ द अदर एक्सिस। ड्रॉ कर दो। ओके, पहले वोल्टेज बता देना है। वोल्टेज को जैसे एग्जाम में एक पेन से करना तो दूसरा पेंसिल से कर देना तो अच्छा रहेगा। ये हो गया वोल्टेज। और करंट का क्या करना है, उसके साथ ही ड्रॉ करना है, बट उससे थोड़ा कम, लाइक दिस। जब वोल्टेज जीरो तब करंट भी जीरो होना चाहिए, वोल्टेज मैक्सिमम तब करंट भी मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, ये सब पॉइंट सेम होनी चाहिए। ठीक है, दे आर ऑसिलेटिंग इन सेम फेज। यहाँ पे हो जाएगा V लिखना है, यहाँ पे लिखना है I। और फेजर में क्या करना है, ये जो I दिख रहा है उसी की लाइन में, ठीक है, या फिर ये जो है वोल्टेज इसकी लाइन में से करंट और वोल्टेज बता देंगे। तो कहीं भी बताओगे तो चलेगा, कोई भी पॉइंट के लिए। ये मैं थोड़ा छोटा डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, कैन शो इट फॉर एनी ऑफ द पॉइंट। ओके, जैसे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना, रेड कलर की लाइन। रेड कलर की लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इधर, और उसी पॉइंट पे इधर। ठीक है, दो लाइन ड्रॉ करने हैं। और जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से होना चाहिए दैट ये दोनों के लिए एंगल सेम हो। जैसे ये वोल्टेज के लिए ड्रॉ किया तो करंट के लिए भी उधर ही होना चाहिए। ठीक है, उसी पॉइंट पे। ठीक है, तो वोल्टेज की लाइन जो है वो छोटी होगी थोड़ी, करंट की लाइन इतनी होगी। ठीक है, और ये जो है वो ओमेगा टी एंगल जो है वो सेम रहना चाहिए। डायग्राम फिर से बता देता हूँ, मजा नहीं आया होगा, छोटा बना इसलिए। क्या करना है एग्जाम में, सबसे पहले एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस बड़ी रखो इसको, और यहाँ पे दूसरा ड्रॉ कर देते हैं एक्सिस। सबसे पहले वोल्टेज को ड्रॉ करो, वोल्टेज, और करंट को भी ड्रॉ करना है। करंट को ड्रॉ किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक से नहीं बन रहा। देन क्या करना है, यहाँ से ध्यान देना, कहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है, सेम फेज वाली लाइन से। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है नीचे, कहीं से भी कर सकते हैं, नीचे से लाइन। ओके, अब ये दोनों के लिए फेज सेम है, यानी ओमेगा टी की वैल्यू सेम है। ये इट इज ओमेगा टी। जैसे ये वाले पॉइंट पे दोनों के लिए ओमेगा टी सेम हो गया। यहाँ से क्या करनी है, दो लाइन ड्रॉ करनी है, लाइक दिस। ठीक है, और दूसरी कुछ ऐसे। ठीक है, रैंडमली ड्रॉ कर देना। उसके बाद यहाँ पे बता देना है एक वेक्टर, जैसे वोल्टेज के लिए वेक्टर बना रहा हूँ, इज अ वेक्टर फॉर वोल्टेज। और उसी डायरेक्शन में बता देना है वोल्टेज फॉर करंट, सॉरी वेक्टर फॉर करंट। फिर ये लाइंस को डिलीट कर दो, एक्स्ट्रा बनी हुई है ये वाली, तो यहाँ तक ले आओ। आपको एग्जाम में डिलीट करना पड़ेगा इरेजर से। एक तो यहाँ पे हो गया वोल्टेज, यू वाला जो है वो वोल्टेज है, और आई वाला जो होगा वो होगा करंट। ठीक है, दोनों का फेज कैसा है, फेज यानी एंगल देखो, यहाँ पे दोनों सेम फेज में, ओमेगा टी वन जैसा कुछ भी फेज। तो इस पॉइंट पे भी ग्राफ में मिलेगा ओमेगा टी वन, ये जो होगा इट भी ओमेगा टी वन। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ फिगर डायग्राम। ठीक है, लिखो ये जल्दी से, स्क्रीनशॉट मत लेना। आगे भी कुछ फाइंड करना है, चलो आगे पहले फाइंड कर लेते पूरा का पूरा, उसके बाद आप लोग लिखो शांति से।
है पावर डिसिपेटेड, यानी जब ये रेजिस्टेंस में से करंट पास हो रहा हो, ये रहा रेजिस्टेंस, तो वैसे में करंट पास हो रहा है तो यहाँ से हीट एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। वो जो हीट एनर्जी जनरेट होती है, सम पावर इज जनरेटेड ड्यू टू दैट, और वो जो पावर होगा वो कितना होगा वो हम लोग अभी फाइंड करेंगे। देखो पावर का इक्वेशन क्या होता है, पावर का इक्वेशन होता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ये तो सबको याद ही होगा, ठीक है। राइट, P इज इक्वल टू आई, यानी देखो करंट कितना है, हमें करंट तो मैंने लिखा था, आई की वैल्यू है V बाय आर, वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी बाय आर। वी एम बाय आई, मैक्सिमम वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस को बोलते हैं मैक्सिमम करंट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन को, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। जहाँ पे ये जो V बाय एम है उसकी वैल्यू है आई एम, यानी मैक्सिमम करंट। तो वी कैन राइट हियर इट इज आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी का होल स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो पावर का इक्वेशन हो जाएगा आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर। therefore एवरेज वैल्यू ऑफ पावर कितना होगा, वी डी 1 by t 0 to t I m square r sin square ओमेगा टी। याद आ रहा है हम लोगों ने एवरेज वैल्यू फाइंड करने को, मैंने सिखाया था आप लोगों को इसके पहले वाले चैप्टर में, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर, एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर, ठीक है, ये वाला किया हम लोगों ने। एवरेज वैल्यू ऑफ पावर हो जाएगा विल बी आई एम स्क्वायर बाई टी, आई एम स्क्वायर आर बाई टी इंटीग्रेशन 0 से t sin square omega t dt, that will give im square r by t। अब हो जाएगा 1/2 इंटू टी, 1/2 कैसा है वो मैंने बता दिया है आप लोगों को, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर वाली मेथड से। ये टी टी कट हो जाएगा, विल गेट im स्क्वायर r by 2, is the value of average power produced। देखो im इंटू r क्या होता है, बताएगा कोई? व्हाट इज जस्ट im इंटू r? वोल्टेज। वोल्टेज Vm बोल सकते हैं, जैसे आया देखो इधर से, ये रहा Vm बाय R, इसको हम लोगों ने भी Im बोला था, कहाँ गया? ये रहा Vm बाय R को क्या बोला था हम लोगों ने, Vm बाय R इज इक्वल टू Im, ओके। तो Im इंटू R कैन राइट इट इज Vm, ये वैल्यू ऊपर रख देते तो एवरेज पावर का वैल्यू क्या होगा, इट विल बी Vm Im बाय 2 इज द वैल्यू ऑफ एवरेज पावर। ओके, अगर ये एवरेज पावर इतना है, आगे मैं इधर लिखूंगा, तो we can write average power is equal to Em by root 2, Im by root 2 भी बोल सकते हैं। देखो रूट 2 इंटू रूट 2 जो है वो 1 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 2। एवरेज पावर का वैल्यू वी कैन राइट इट इज Vrms इंटू Irms। आ रहा है समझ में, Vrms इंटू Irms कैसे हुआ, देखो Vrms की वैल्यू होती है Vm by रूट 2, Irms की होती है Im by रूट 2, so it is therefore Vrms into Irms। तो आपको कोई भी टाइप की सर्किट पूछे, आपको सिर्फ इतनी ही चीजें लिखनी है। क्या लिखना है, डायग्राम, वोल्टेज का वैल्यू, करंट का वैल्यू, ऑपोजिशन एफर्ट, फेजर, ये फेजर डायग्राम है, और ये जो है पावर, इतनी ही चीजें आपको लिखनी है। बता देता हूँ लिस्ट में क्या क्या आएगा, कोई भी और एनी एसी सर्किट, कोई भी एसी सर्किट के लिए क्या क्या याद रखना है हमको, सबसे पहले आएगा डायग्राम, ओके, सर्किट का डायग्राम,
उसके बाद आएगा वोल्टेज की वैल्यू, उसके बाद करंट की वैल्यू आएगी, देन वी हैव फेजर, सॉरी ऑपोजिशन ऑफ फेजर और पावर। ये 3 मार्क का जनरली क्वेश्चन होता है। ओके, जैसे कौन कौन सी सर्किट पूछ सकते हैं, आर पूछ सकते हैं, एल पूछ सकते हैं, सी पूछ सकते हैं, आर एल, आर सी, एल सी, ठीक है, आर एल सी तीनों, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 थियरी अगर आपको पूछे कोई भी एक, उसमें आपको इतनी सी चीजें लिखनी होगी, ठीक है। डायग्राम, वोल्टेज, करंट, ऑपोजिशन ऑफ फेजर एंड पावर। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ खत्म किया इसमें से आर की शॉर्टकट, ठीक है। जैसे इसकी शॉर्टकट हम लोगों ने खत्म की, अभी आके देखेंगे सर्किट हैविंग ओनली इंडक्टर, ठीक है। सिर्फ इंडक्टर हो तो क्या होगा वो भी हम लोग देखेंगे। पहले ये लिख लो, राइट डाउन दिस थिंग, स्क्रीनशॉट नहीं लिखना ही है, देन रेज योर हैंड। हो गया ये? नहीं सर। हाँ सर, हो गया। हो गया, ओके। ये डायग्राम ड्रॉ करो। ये आर एल सी 3 4 और केस करेंगे तब आपको इजीली समझ में आएगा फेजर। हो गया ग्राफ ड्रॉ? नहीं। एक ही लाइन में होनी चाहिए। हाँ, हो गया। ओके, चलो ये लिख दो पावर।
हो गया सर। हो गया, ओके। चलो अभी देखते हैं सर्किट हैविंग ओनली एल। सर्किट हैविंग ओनली एल, यानी ओनली इंडक्टर। तो पहले सीक्वेंस फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना होता है, वी हैव टू राइट द, ड्रॉ करना है सर्किट डायग्राम। ठीक है, पहला स्टेप ये है डायग्राम। डायग्राम में क्या होगा, इंडक्टर बना दो, उसके साथ एसी का सिंबल, ये बैटरी लगा दो। ठीक है, डायग्राम हो गया। टोटल 6 चीजें होनी चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसमें डायग्राम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, वोल्टेज। वोल्टेज कितना दे रहे हैं, तो वोल्टेज सब में यही होगा, V इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। ये चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, कोई भी सर्किट हो तो देखो, कोई भी सर्किट का डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मान लो आर और एन एल बोला हो तो रेसिस बना दो, इंडक्टर बना दो। ठीक है, और ये ऐसा हो गया आर एल सर्किट। आर सी बोला हो तो आर बनाओ एंड देन सी बनाओ। ठीक है, तो वैसे ही कोई भी सर्किट का डायग्राम आप लोग आसानी से कर पाओगे। ठीक है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डायग्राम। वोल्टेज भी सब में सब कैसे रहते हैं। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन वोल्टेज। जो चेंज होता है वो इतनी सी चीजें ही होती है। 4 चीजें ऐसी है जो सब में चेंज होती रहती है। ठीक है, तो डायग्राम में कोई चेंज नहीं, वोल्टेज में कोई चेंज नहीं। अब आएगी करंट की बारी। देखो नॉर्मली बाकी सब सर्किट के लिए V इज इक्वल टू आई आर, वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस हो देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। बट ये वाले केस के लिए वोल्टेज कितना होता है, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। याद आ रहा है। और इंडक्टर वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। दैट इज द इक्वेशन। मैं यहाँ पे लिखूंगा V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। दिमाग पे थोड़ा स्ट्रेस देना आज। ओके, और क्योंकि समझ में ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में वापस मैं आपको इसका थोड़ा शॉर्टकट और फिर से रिवाइज कराऊंगा, तो ऐसे एक बार में समझ में नहीं आने वाला है। तो V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब मुझे फाइंड करना है करंट की वैल्यू। ध्यान देना, आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट। तो करंट फाइंड करने के लिए देखो क्या कर रहे हैं हम लोग। ये जो V है ना, ये V की जगह में ये रख देता हूँ, ये साइन ऑफ ओमेगा टी। क्या मिलेगा, मिल गया है वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। सही है, बताओ तो डी आई की वैल्यू क्या होगी। वो देखो करंट फाइंड करना, उसको एलिमिनेट तो करना ही पड़ेगा। वी कैन राइट डी आई इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी इज द वैल्यू ऑफ बाय एल होगा, बाय एल। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेता हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी एम बाय एल साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी। ठीक है, therefore we'll get I is equal to Vm by L, तो बाहर आ जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज cos ऑफ ओमेगा टी। माइनस में इसलिए माइनस लिख रहा हूँ इधर बाहर, डिवाइडेड बाय ओमेगा लिखना पड़ेगा। इसका जो कोएफिशिएंट है वो नीचे लिखना होता है। जैसे अगर मान लो साइन ऑफ के एक्स दिया होता तो के जो कांस्टेंट हो वो नीचे आता है। ठीक है, ओमेगा नीचे आ गया, प्लस कांस्टेंट लिखना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है लिमिट। प्लस कांस्टेंट लिख देते हैं। याद रखना इंटीग्रेशन में अगर लिमिट्स ना दी हो ऊपर नीचे ए और बी जैसा कुछ भी ना दिया हो तो वी हैव टू राइट प्लस कांस्टेंट। देयरफॉर ये हो जाएगा I इज इक्वल टू माइनस वी एम बाय ओमेगा एल कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। फिर ओमेगा टी प्लस कांस्टेंट के लिख देता हूँ।
अब देखो ये है वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। वन फुल साइकिल के लिए ध्यान देना, वन फुल साइकिल अगर हो रही हो तो यहाँ पे करंट की वैल्यू टोटल 0 हो जाती है। फॉर वन फुल साइकिल द वैल्यू ऑफ करंट, देखो कॉस हो या साइन हो, वन फुल साइकिल के लिए अगर हम फाइंड करें लाइक, तो आंसर क्या हो जाता है, इट बिकम्स 0। तो एवरेज वैल्यू वन फुल साइकिल के लिए कितनी होती है, 0। अगर एवरेज वैल्यू वन फुल साइकिल के लिए 0 हो तो कांस्टेंट भी कितना हो जाएगा, दैट आल्सो विल बिकम 0। तो यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो भी 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, फाइनली इक्वेशन ऑफ करंट इज I इज इक्वल टू माइनस Vm बाय ओमेगा L कॉस ऑफ ओमेगा t। ये बचेगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ करंट। याद करो cos थीटा क्या होता है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, वो वाला कॉन्सेप्ट लगा दे तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस Vm बाय ओमेगा L साइन ऑफ ओमेगा t माइनस पाई बाय 2। एक्चुअली होगा पाई बाय 2 माइनस ओमेगा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा होता है साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। देखो ये वाला जो नेगेटिव साइन है वो अंदर दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, I विल बिकम Vm बाय ओमेगा L साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 द वैल्यू ऑफ करंट। तो पहले क्या फाइंड किया हम लोगों ने, ये उसका अबाउट डायग्राम, वोल्टेज, करंट। अब किसकी बारी आएगी, वी हैव ऑपोजिशन ऑफर्ड। यहाँ पे ऑपोजिशन ऑफर क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन। देखो रियल रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, तो ऑपोजिशन क्यों आएगा। बोलो व्हाई देयर इज ऑपोजिशन। याद है मैंने बताया था इंडक्टर और कैपेसिटर को वो गर्ल्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं, वी कैन कंपेयर रेजिस्टेंस विद बॉयज। ऐसा मैंने करा था या नहीं कराया, नहीं सर। नहीं कराया, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा वो स्टोरी, उससे इजीली समझ में आएगा। टेक्निकली इतना देख लो, ये जो है आई, इसमें अगर मैं ये वैल्यू जो है उसको मैं आई एम बोल देता हूँ, तो देखो आई इज इक्वल टू कितना, इट इज आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो आई एम की वैल्यू होगी Vm बाय ओमेगा L। ये करंट है, ये वोल्टेज है, तो ये रेजिस्टेंस होगा। इस केस में रेजिस्टेंस ऑफर्ड कितना होगा, इसको बोलते हैं XL। क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड XL। या XL की वैल्यू होगी ओमेगा L, इसे बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है वो कितना है, इट इज ओमेगा इंटू L। ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना ही रेजिस्टेंस यहाँ पे ऑफर्ड ज्यादा होगा। अब देख लेते हैं इसका फेजर वाला ग्राफ, देन पावर देख लेंगे। फेजर एट फर्स्ट आई विल ड्रॉ द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। सबसे पहले वोल्टेज को ड्रॉ कर ही देना है, ठीक है। वोल्टेज कहाँ से, 0 से स्टार्ट करना है, बिकॉज वोल्टेज सब में हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। ये हो गया वोल्टेज। नाउ आई विल ड्रॉ द वैल्यू ऑफ करंट।
देखो करंट का जो इक्वेशन था कैसा है, इट इज आई इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने डिराइव किया था, इट वाज माइनस आई जीरो या फिर माइनस वी एम बाय ओमेगा एल। देखो इट इज इन टर्म्स ऑफ कॉस, जो पाई बाई 2 वाला फिर लोचा हो जाएगा ग्राफ ड्रॉ करने में, इसलिए ये वाला इक्वेशन लेंगे हम लोग। आई इज इक्वल टू वी एम बाय ओमेगा एल इज आई एम, so we get it is minus I m cos of omega t. Now that is minus I m cos of omega t. Okay, this is the value of current. अब देखो साइन और कॉस के ग्राफ कैसे होते हैं। तो अगर साइन का ग्राफ है इट इज लाइक दिस, ये साइन का ग्राफ है, ठीक है। अगर माइनस साइन का ग्राफ हो तो ऐसा होगा, माइनस साइन का ग्राफ। ऐसे ही कॉस का ग्राफ हमेशा यहाँ से स्टार्ट होता है, कॉस का ग्राफ, तो माइनस कॉस का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, नीचे से। तो यहाँ पे ये जो करंट आ रहा है वो कैसा है, इट इज नेगेटिव कॉस, ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, इट विल स्टार्ट माइनस आई कॉस ऑफ ओमेगा टी है ना, तो ग्राफ स्टार्ट होगा कॉस का नीचे से। ड्राइंग दैट ग्राफ, देखो साइन और कॉस में ऐसा होता है कि जब साइन मैक्सिमम हो तो कॉस जीरो होता है, व्हेन कॉस इज मैक्सिमम साइन जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ही ग्राफ बना रही है, मैक्सिमम तो ये जीरो ही होना चाहिए तब, ओके। तो ब्लू वाला जो है वो साइन का ग्राफ है, जिसे ग्राफ ऑफ साइन, और ये जो ब्लैक वाला बनाया है वो कॉस, लेकिन कैसा, माइनस कॉस। ये जो है वो वोल्टेज का ग्राफ है, जिसे ग्राफ ऑफ वोल्टेज, और दूसरा वाला जो ग्राफ है दैट इज द ग्राफ ऑफ करंट। अब क्या करना है, वो रेड वाली लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये वाली कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस मैंने ड्रॉ कर दी जैसे, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दिस, पहले टच करा दो, ये छोटी कर देना है, यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर देना है। अब लाइन ड्रॉ करनी है वेक्टर्स की, है ना, छोटी छोटी डिटेल्स याद रखना है ऐसी। तो मैं वोल्टेज ड्रॉ कर रहा हूँ पहले, दिस इज वोल्टेज। देखो वोल्टेज और करंट दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस कितना है, देखो ध्यान से, वोल्टेज का जो इक्वेशन है इट इज जस्ट दिस वन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज। इसमें फेज कितना है, इट इज जस्ट ओमेगा टी। और करंट का फेज कितना है, अगर साइन में ही देखें तो इट इज ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यानी दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, देखो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिख रहा हूँ यहाँ पे। वोल्टेज का इक्वेशन है V is equal to Vm sin of omega t, और करंट का इक्वेशन क्या है, I is equal to Im sin of omega t minus pi by 2, सॉरी pi by 2 minus omega, ठीक है, बट माइनस के अंदर लेंगे ये है, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है 90 डिग्री। यानी जब मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ की उसके बाद जब मैं ब्लैक लाइन ड्रॉ करूंगा एट दैट टाइम वो एंगल कितना होना चाहिए, शुड बी 90 डिग्री, या फिर 90 डिग्री पे ही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे ड्रॉ करूंगा 90 डिग्री पे, बहुत छोटा बन गया, यही रखना पड़ेगा। कैसे बनेगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। ये वोल्टेज होगा और ये होगा करंट, दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये इसका फेजर बनेगा। आगे देखते हैं, जो फेजर बन गया इसका, नेक्स्ट थिंग इज पावर। पावर फाइंड करते हैं सर एक बार प्रीवियस स्लाइड करो, और ग्राफ, एनी पहला, हाँ ओके, और हाँ ग्राफ वर्ड, ग्राफ, ओके, और
बोलो अमर सोचो। काही नाही स्क्रीनशॉट ले आओ तो हम्म? स्क्रीनशॉट ले आओ तो ओके हाँ। ले लीजिए। हाँ ले ली दो ओके नेक्स्ट। आगे चिंता मत करो, ये नेक्स्ट टाइम फिर से रिपीट कराऊंगा तब जल्दी समझ में आएगा। अब फाइंड करते हैं पावर डिसिपेटेड। यहाँ पे देखो पावर का लॉस जो हो रहा है इट इज नॉट ड्यू टू द रेजिस्टेंस, यहाँ पे हीट एनर्जी जनरेट बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे जो भी पावर लॉस होगा दैट विल बी ड्यू टू द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द इंडक्टर। इंडक्टर चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पे पावर का लॉस हो रहा है। देखो पावर का इक्वेशन क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। वोल्टेज का इक्वेशन लिख देते हैं, इट इज Vm sin of ओमेगा टी, और करंट का क्या इक्वेशन होता है, इट इज IL sin of ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये डिफरेंस है ना ये वाला केस में। दिस इज द वैल्यू ऑफ पावर। तो ये वाला इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू Vm IM, अलग लिख देते हैं, sin of ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पावर। तो ये बोल सकते हैं that this also can be written as P is equal to minus Vm Im sin of omega t into cos of omega t। आया समझ में, omega t minus pi by 2 है, it is equal to minus cos theta। तो from that we can write this thing। अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, ये वाले इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं राइट हैंड साइड को, तो पावर होगा माइनस Vm Im by 2 into 2 sin omega t cos omega t। तो sin 2 ओमेगा टी हो जाएगा। Yes, it will become sin of 2 omega t। So Vm Im by 2 sin of 2 omega t। ये होगा इक्वेशन ऑफ पावर। आगे भी कुछ डिराइव कर सकते हैं, ये तो पावर हो जाएगा। यहाँ पे जो पावर होगा उसका फेज कितना है, इट इज 2 ओमेगा टी। आगे हमको वर्क डन भी फाइंड करना है, फ्रॉम व्हिच विल कैलकुलेट टोटल पावर एनर्जी यूज या फिर एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही है। देखो पावर का इक्वेशन क्या होता है, इट इज dw by dt। therefore dw का इक्वेशन क्या हो जाएगा, dw will become p dt। पावर का इक्वेशन ऊपर से मैं रख दूं तो क्या मिलेगा, dw will be minus Vm Im by 2 sin of 2 omega t। the equation of power। या फिर हम लोग वर्क डन बोल सकते हैं। आगे ये बोल सकते हैं, अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेता हूँ, टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, ऐसा मिलेगा इंटीग्रेशन dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस Vm Im by 2 sin of 2 ओमेगा t। अगर मैं वन फुल साइकिल के लिए ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, टेक फ्रॉम 0 टू t। हो जाएगा w इज इक्वल टू माइनस Vm Im by 2, तो बाहर आ जाएगा, साइन का क्या होता है, माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा, और वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस Vm Im माइनस प्लस हो जाएगा इनटू कॉस ऑफ 2 ओमेगा t बाय 4 ओमेगा। इक्वेशन ऑफ वर्क डन जनरली नहीं पूछते, मेन चीज वो यहाँ से, ठीक है। पावर इज इक्वल टू माइनस Vm Im by 2 sin of 2 ओमेगा, ठीक है। तो ये हुआ ओनली L, सर्किट कंटेनिंग ओनली L खत्म हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रेसिस वाला तो आप लोगों ने लिखा हुआ है ना एक बार, हाँ सर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
उसका भी ले लो। This also. ठीक है, चलो होमवर्क आज अच्छा होमवर्क दूंगा आप लोगों को। ये अपनी नोट्स है, नोट्स में से आपको एक तो ये वाला ड्रॉ करना, सम इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स एंड फॉर्मूले, ये 2 बार करना है। ठीक है, 2 टाइम्स पूरा टेबल, साइन का ऐसा तो माइनस साइन का ऐसा, कॉस ऐसा तो माइनस कॉस, नीचे की तरफ दिया हुआ है वैसा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 8 और 9 ओनली रेजिस्टेंस एंड ओनली इंडक्टर 3 बार लिखना है। ये भी 3 बार और ये जो इंडक्टर दिख रहा है वो भी 3। ठीक है, वाइंडिंग ऑफ दिस लेक्चर, बाय बाय। बहुत लोग एब्सेंट रहे, चलो कोई बात नहीं, बाय। बाय।